दोस्तों 43वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही और युवराज टीना को अपने घर लेकर जाने के लिए आ गए थे। टीना अपने कमरे में बैग पैक कर रही थी। हर सामान को सलीके से रखने के बाद उसने एक बार अपने बैग पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, बस अब सब तैयार है। पूरा एक हफ्ता रुकूंगी। पहले अच्छे से नहा लो, फिर तैयार हो जाऊंगी। और हाँ, माही के घर पर जीजू से कहूंगी कि मुझे बाहर डिनर पर ले जाएं। घर पर खा खाकर तो मैं बोर हो गई हूँ। इतने में यामिनी कमरे में दाखिल हुई। यामिनी ने उसे देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे बाबा आ गए? टीना ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। आ गए बाबा? आपने उनसे बात कर ली थी ना? प्लीज उनसे ये मत कहिएगा कि मैं एक हफ्ते के लिए जा रही हूँ। उनसे कहिए कि मैं बस 2 दिन के लिए जा रही हूँ। आप जानती है ना कि वो कितनी छोटी छोटी बातों पर रोक टोक करते रहते हैं। यामिनी ने उसकी बात को अनसुना करते हुए गंभीर स्वर में कहा, टीना तुम्हारे बाबा ने साफ मना कर दिया है। ये सुनते ही टीना की खुशी गुस्से में बदल गई। उसने अपनी माँ को घूरते हुए पूछा, क्या मतलब मना कर दिया? मैं अपनी सारी तैयारी कर चुकी हूँ। अब वो मना कैसे कर सकते हैं? यामिनी ने शांत स्वर में कहा, उनका कहना है कि तुम्हें माही के घर नहीं जाना चाहिए और उन्होंने ये साफ साफ मना कर दिया है। टीना ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्यों? माही मेरी सगी बहन है। मैं उसके घर नहीं जा सकती? वो मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हैं? हमेशा मेरी हर बात में दखल देते रहते हैं। यामिनी ने नरम लहजे में उसे समझाने की कोशिश की, बेटा तुम्हारे बाबा का कहना गलत नहीं है। बिना वजह माही के घर पर जाना ठीक नहीं है। टीना ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, बिना वजह? मैं वहां जाकर आराम करना चाहती हूँ। क्या मैं 2-3 दिन के लिए भी घर से बाहर नहीं जा सकती? मुझे तो कभी सुकून लेने का मौका ही नहीं मिलता। यामिनी ने हल्की सांस लेते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारे बाबा को तुम्हारी चिंता है, इसलिए उन्होंने माही को यही रोक लिया है। वो तुम्हारे लिए माही के साथ डिनर प्लान कर रहे हैं। यामिनी के समझाने के बावजूद टीना का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने बैग को झटके से बंद कर दिया और बिस्तर पर पटकते हुए कहा, आप सब मेरी खुशी में हमेशा बाधा डालते हैं। अगर मैं सिर्फ 2 दिन घर से बाहर जाकर सुकून की सांस लेना चाहती हूँ, तो इसमें भी क्या गलत लगता है आपको? गलत कुछ नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हारे बाबा को तुमसे अलग होने की आदत नहीं है। और सच कहूं तो वो तुम्हें लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं। यामिनी ने अपनी बात रखते हुए कहा, प्रोटेक्टिव नहीं मम्मी, ये कंट्रोलिंग है। अगर उन्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह होती तो ऐसे नहीं करते, बस अपनी मर्जी चलाते रहते। टीना की आंखों में गुस्से के साथ आंसू भी आ गए थे। इतने में माही कमरे में आई। उसने टीना को रोते हुए देखा तो उसके पास बैठते हुए कहा, अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बाबा हमेशा हमारे भले के लिए सोचते हैं। मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ, हम दोनों मिलकर मजे करेंगे। माही ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। तुम नहीं जानते कि बाबा मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। उन्होंने हमेशा मेरी खुशी को नजरअंदाज किया है। टीना ने भरे मन के साथ कहा। बात करते करते कमरे के बाहर से कदमों की आवाज आई। टीना और माही ने दरवाजे की तरफ देखा। उनके बाबा यशवंत दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और अधिकार का भाव साफ झलक रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? मुझे सुनाई दे रहा है कि कौन मेरी शिकायत कर रहा है? उन्होंने कड़क आवाज में कहा। टीना ने खड़े होकर जवाब दिया, मैं शिकायत कर रही हूँ बाबा, क्योंकि आप मुझे हर बार रोकते हैं। मैं अपनी बहन के घर जाकर 2 दिन भी नहीं रह सकती। यशवंत ने अपनी आवाज को शांत करते हुए कहा, 2 दिन की बात नहीं है। तुम माही के घर जाकर क्या करोगी? और तुम्हें अकेले वहां भेजना मुझे सही नहीं लगता। तो क्या मैं किसी जेल में हूं? क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती बाबा? टीना ने आहत स्वर में कहा। यशवंत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो बेटा, बात यह है कि दुनिया बहुत खतरनाक है और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा सुरक्षित रहो। टीना ने पलटकर जवाब दिया, बाबा आप मुझे सुरक्षित नहीं कैद में रखना चाहते हैं। मैं बड़ी हो चुकी हूं। मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक है। यशवंत के बाद यामिनी भी बीच बचाव करते हुए बोली, बेटा तुम्हारे बाबा जो कह रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। माही ने भी टीना को समझाने की कोशिश की, देखो हम यहाँ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। लेकिन टीना का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, आप सबने मुझे हमेशा रोक कर रखा है। मेरी खुशियों की कभी परवाह नहीं की। ठीक है, मैं ही नहीं जाऊंगी, लेकिन याद रखना मैं ये बात नहीं भूलूंगी। यशवंत ने इस पर सख्त आवाज में कहा, यह बहस खत्म करो और मैंने जो कहा है वही होगा। और तुम्हारी माँ और बहन ने भी तुम्हारे लिए सही सुझाव दिया है। बस इस मुद्दे पर और बात नहीं होगी। ये कहकर यशवंत कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही माहौल और गंभीर हो गया। यामिनी ने धीरे धीरे कहा, बेटा कोशिश करो कि उनके फैसलों को समझो। टीना ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
मम्मी, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये हर बार मुझे रोकना टोकना बिल्कुल पसंद नहीं आता। और उसने अपनी पैकिंग का बैग खोलकर सारे कपड़े वापस अलमारी में रखना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। माही ने उसे गले लगाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा टीना, हम यहीं साथ में अच्छा वक्त बिताएंगे। उधर चिराग के घर में जब सोनिया जी और रीना पहुंची तो वहां की शांति और सादगी ने उन्हें प्रभावित कर दिया। घर के अंदर घुसते ही सोनिया जी ने अपने आसपास नजरें दौड़ाई। उनका पहला सवाल था, चिराग बेटा, तुम यहाँ अकेले रहते हो? चिराग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी आंटी, जब तक शादी नहीं हो जाती मैं अकेला ही हूँ। आप कोई अच्छी सी लड़की ढूंढिए मेरे लिए। सोनिया जी ने ठहाके लगाते हुए कहा, हाँ जरूर बेटा, तुम जैसे प्यारे लड़के के लिए तो हर माँ अपने घर की बेटी देने को तैयार होगी। रीना, जो पूरे समय कमरे की सजावट देख रही थी, उसने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है और सलीकेदार है। अकेले रहते हुए भी तुमने इतना कितने अच्छे से संभाला हुआ है। चिराग ने हल्के मजाक से जवाब दिया, धन्यवाद दीदी। सोनिया जी और रीना दोनों सोफे पर बैठ गई। तभी चिराग ने कहा, आप लोग यहीं आराम से बैठिए, मैं 10 मिनट में आता हूँ। सोनिया जी ने थोड़ी हैरानी भरे स्वर में कहा, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, हम मेहमान थोड़ी ना है। चिराग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आंटी, मैं तो आपको मेहमान मानता ही नहीं। ये घर आपका ही है, आप लोग आराम से बैठिए, मैं बस अभी आया। सोनिया जी और रीना सोफे पर बैठी ही थी कि तभी उनके पीछे से कमरे में किसी के रोने की आवाज आई। दोनों ने चौंक कर देखा। दरवाजे के बाहर निकलते हुए एक युवक की झलक दिखाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और थकावट के भाव झलक रहे थे। जैसे ही आदित्य सोनिया जी के सामने आया, उसने खुद को नहीं रोक पाया और वो सोनिया जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। अपनी माँ के गले लगते ही उसके आंसू और भी तेज से बहने लगे थे। सोनिया जी, जो अब तक खुद को संभाल रही थी, अपने बेटे के इस हालात को देखकर टूट गई। उनकी आंखों में भी आंसू बहने लगे। उन्होंने आदित्य को कसकर गले लगाया और कहा, क्या हुआ बेटा, ऐसे रो क्यों रहे हो? माँ से तो सब कुछ कह सकते हो ना। आदित्य ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, माँ, मैं थक गया हूँ, हर तरफ से हार चुका हूँ। ऐसा लगता है जैसे अब जीने की कोई वजह नहीं बची। ये सुनकर रीना, जो अब तक उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी, वो भी भावुक हो गई। उसने आदित्य के सिर पर हाथ फेरा और कहा, भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। जो भी परेशानी है, हम मिलकर हल निकाल लेंगे। उसके बाद वो तीनों सोफे पर बैठ गए और अपनी बातचीत में मगन हो गए। इधर चौधरी हाउस में बैठक में हमेशा की तरह शांति पसरी हुई थी, लेकिन आज माहौल में एक अनकही बेचैनी थी। यशवंत चौधरी अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनका चेहरा गहरी सोच में डूबा हुआ था। पास में ही उनकी पत्नी यामिनी और बेटी माही बैठी थी। हाल की घटनाओं ने परिवार को झकझोर कर रख दिया था। माही ने अपने पिता को बार बार चिंता में डूबते देखा तो आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए बोली, बाबा, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। मैं आपकी बेटी हूं और युवराज भी तो आपके बेटों की तरह हैं। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यशवंत ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी बेटे की ओर देखा और बोला, अरे बेटा, चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। मन में एक यही अफसोस रह गया। यामिनी, जो अब तक चुप बैठी थी, अपने पति को समझाने की कोशिश करते हुए बोली, अच्छा, तो अब उस बात को भूल भी जाइए। बार बार उस पर सोचने से क्या फायदा, जिससे केवल दुख और तकलीफ ही मिलते हैं। यशवंत ने थोड़ा नाराज होकर जवाब दिया, हाँ, तुमने कहा और हम भूल गए। यामिनी जी, आपकी तरह मजबूत इंसान नहीं है हम। कई दिनों से यही तक सोचता रहूंगा कि मेरी वजह से किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो गई। यामिनी ने हैरानी से पलटकर कहा, कमाल करते हैं आप, इतनी बड़ी बात क्या हो गई? आदित्य ने इतना तमाशा कर दिया और आप कह रहे हैं कि कहीं हमने नाइंसाफी तो नहीं कर दी? वो तो लोग चले गए, लेकिन अब लोगों के सवालों का जवाब तो हमें ही देना पड़ेगा ना। उनकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। माही, जो हमेशा अपने माता पिता के बीच का संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती थी, उसने भी यामिनी की बात का समर्थन करते हुए कहा, मम्मा सही कह रही है बाबा। यामिनी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और देखो, आदित्य की वजह से हमने कितने रिश्तों को मना किया। कितने लड़के थे जो हमारी टीना से शादी करना चाहते थे, हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहते थे, लेकिन आदित्य के कहने पर हमने सबको मना कर दिया। अब देखो, इस घटना के बाद टीना के लिए अच्छा लड़का कितना मिलना मुश्किल हो जाएगा। माही ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मम्मा, टीना की सिर्फ सगाई टूटी है, भगवान न करे कि। माही की बात पूरी होने से पहले ही यामिनी ने उसे बीच में ही टोक दिया और बोली, लेकिन बेटा, जितने में उतनी बात, असली बात तो किसी को नहीं पता चलेगी।
माही ने फिर शांत स्वर में कहा, आप रिश्तेदारों की चिंता छोड़िए, हमें उनकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। और रही बात टीना की शादी की, तो युवी एक बहुत अच्छे परिवार में उठना बैठना रखते हैं, कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। बस आप दोनों इस बात को लेकर टेंशन लेना बंद कर दें। माही की बात सुनकर यशवंत और यामिनी थोड़ा शांत हुए, लेकिन चिंता के बादल अब भी उनके चेहरे पर छाए हुए थे। माही ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए इरादे से कहा, बाबा आप जानते हैं, युवराज जी कल ही मुझसे बोल रहे थे कि जो कुछ हुआ है वो ठीक ही हुआ है। वो तो टीना ने खुद रिश्ता अच्छा ढूंढ कर देकर आएंगे। वो हमारी चिंता कर रहे हैं और आप क्यों परेशान हो रहे हैं? यशवंत ने धीरे से सिर हिलाया। युवराज एक जिम्मेदार लड़का है, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर है। लोग क्या कहेंगे ये सोच सोच कर मेरा तो सिर दर्द कर रहा है। यामिनी ने तुरंत जवाब दिया, लोग तो हमेशा बातें करेंगे, आपको उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि टीना को अच्छे से संभालें और उसके भविष्य की चिंता करें बस। इधर दीपक भाई के आदमी बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो उन्हें सुराग मिल ही जाए, कि विराज और माही को अलग करने के लिए माही के खिलाफ कोई बड़ी सबूत मिल जाए, जिससे वो साबित कर सके कि माही ने युवराज को धोखा दिया है और युवराज अपने आप ही माही को छोड़ दे। अंजलि भी अपने कमरे में बेचैन बैठी हुई थी। वो बार बार दीपक भाई को ही कॉल कर रही थी। इतने में ही राघव उसके पास आया और उससे बोला, अंजलि मुझे कुछ खबर मिली है। राघव को इतना उत्साहित देखकर अंजलि की भी आंखों में चमक आ गई थी। अंजलि को लगा कि राघव अब की बार कुछ बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, तो अंजलि ने भी उत्साह भरे स्वर से पूछा, हाँ बताओ ना, इतना लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी बताओ। राघव ने कहा, मुझे पता चला है कि टीना और आदित्य की सगाई टूट चुकी है। यह सुनकर अंजलि ने हैरानी भरे स्वर में पूछा, तो इसमें खुशखबरी वाली कौन सी बात है? हमें तो माही के बारे में जानना है, और ये तुम टीना की बात क्यों लेकर बैठ गई? तो इस पर राघव ने अंजलि को समझाया, देखो अंजलि, हमें पता चला है कि पहले आदित्य और टीना एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे माही की शादी होने के बाद उनके बीच की लड़ाई लगातार बढ़ते जा रही थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि टीना पहले आदित्य से खुद शादी करना चाहती थी, लेकिन अब वो खुद ही उससे मना कर रही है। अब तुम खुद ही सोचो कि इसका मतलब क्या है, क्या होगा आगे? क्या अंजलि और राघव पता कर पाएंगे कि आखिर टीना ने शादी क्यों तोड़ी, क्या थी वजह? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी के साथ। दोस्तों, अपने इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को अपनी को लाइक करें और एक एक कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसी महीने में आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही अच्छी फाइट वाली कहानी भी लेकर आ रहा हूं, तो आप लोग जुड़े रहिए और इस कहानी का मजा लें। और इसी महीने हम एक नई कहानी भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें प्यार भी होगा और रोमांटिक भी होगा और ज्यादा से ज्यादा फाइट भी होगी।